हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी और आपका स्वागत है द करंट अफेयर्स शो में। आज है 24 तारीख, 24 अप्रैल। और आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहता हूँ एक कोट जो कि अम्बेडकर साहब ने बोला है। उन्होंने कहा है कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। एक अन्य जानवरों में, मतलब जितने भी धरती पर प्रजातियां हैं जानवरों की, जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें और मानव में केवल एक ही अंतर है। और वो अंतर क्या है? बुद्धि का। बुद्धि का अंतर है। बुद्धि के साथ साथ एक और शब्द आता है, जिसको हम बोलते हैं विवेक। ठीक है। किसी महान विचारक ने कहा है कि आपको विवेक के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए, ना कि बुद्धि का। अम्बेडकर साहब ने जरूर कहा है कि हम हमारा अंतिम लक्ष्य अपने बुद्धि का विकास होना चाहिए, लेकिन बुद्धि कितनी भी विकसित हो जाए, अगर हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा विवेक जो है वो विवेक शून्यता कहीं ना कहीं बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है। ठीक है। तो इसलिए आपके विवेक का इस्तेमाल सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ हम आज के पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है, एक बार फिर से बहुत ज़्यादा चर्चा में यह टॉपिक रहा है। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में आजकल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूसली सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल रहा है कि आप जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं जिनको आप ऐसी कंपनी बोलते हैं जो एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती हैं, इसका मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब ऐसी चीजें जो जल्दी से मार्केट में आती हैं और जल्दी से मार्केट में से चली जाती हैं, मतलब इन ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पैकेट में बंद रहते हैं, पैकेट में बंद रहते हैं, पैकेट प्रोडक्ट होते हैं। इनका इस्तेमाल जो है कंज्यूमर करते हैं और इनका जो प्राइस होता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम प्राइस होता है। और ऐसे मटेरियल्स में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मटेरियल्स में जो कंपनियां होती हैं वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ ऐसी एडेड चीज़ें मिलाती हैं जो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है। अभी थोड़े समय पहले, थोड़े दिनों पहले आपने एक मामला देखा होगा। उसमें जो है डब्ल्यूएचओ ने भारत के बारे में बताया था कि जो नेस्ले कंपनी है, नेस्ले कंपनी जो है वो क्या कर रही है, वो अपने बेबी फूड प्रोडक्ट में वो मिला रही थी एडेड शुगर। ठीक है। एडेड शुगर मिला रही थी, और एडेड शुगर जो हेल्थ के लिए ना वो बहुत हानिकारक होता है। एडेड शुगर जो है वो हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, खासकर बच्चों के लिए। क्योंकि जो सेरेलैक प्रोडक्ट है वो बच्चों के लिए ही यूज होता है, तो उनके लिए बहुत खतरनाक होता है। उसी संबंध में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया है। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है, गवर्नमेंट शुड एक्ट ऑन एफएमसीजी फर्म्स यूजिंग मिसलीडिंग एड्स। मतलब ऐसा होता है, ये जो एफएमसीजी फर्म्स होते हैं ना, ये जो कंपनियां होती हैं, ये क्या करती हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे एड्स बनाती हैं। ठीक है। ये बहुत अच्छे एड्स बनाती हैं और इसी एड के सहारे अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं। ठीक है। आप टीवी चलाते होंगे, टीवी में अक्सर आपने बहुत सारे ऐसे एड्स देखे होंगे। जैसे एक स्टिंग का एड्स आता है। स्टिंग एक कोल्ड ड्रिंक है, उसका ऐड आता है। उसमें क्या होता है कि जब वो आदमी जो है स्टिंग पीता है तो वो एकदम बिजली की करंट की तरह दौड़ता है। टेक्निकली ये इम्पॉसिबल है किसी आदमी के लिए, तो एक प्रकार से उसको भी आप मिसलीडिंग मान सकते हैं। ठीक है। अब अगर उसका दार्शनिक व्याख्या आप करने लगे, ये अलग बात है कि वो उड़ने की बात नहीं कर रहा है, वो आपको ऊर्जा दे रहा है। और सच बात यह है कि स्टिंग पीने से कोई एनर्जी नहीं मिलती। स्टिंग पीने से कोई एनर्जी, जो भी एनर्जी मिलती होगी बहुत कम मात्रा मिलती होगी, इतनी नहीं मिलती है कि आपको एक अच्छा एथलीट बना सके। तो इस प्रकार से स्टिंग भी जो अपना प्रचार करता है एक प्रकार से मिसलीडिंग एक्ट ही हुआ वो। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है? द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेड द सेंटर शुड एक्टिवेट इटसेल्फ अगेंस्ट द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज दे इफ दे इम्प्लॉय मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर कोई भ्रामक प्रचार कर रही है, ऐसी कंपनी, ऐसी एफएमसीजी कंपनी कोई भ्रामक प्रचार कर रही है जिससे कि कंज्यूमर्स को, भोले भाले कंज्यूमर्स को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट करते हुए नेस्ले के बारे में भी बात की। उसने कहा कि नेस्ले कंपनी जो है ना, ये क्या कर रही है, एडेड शुगर मिला रही है। एडेड शुगर मिला रही है, और एडेड शुगर मिलाने से एक नुकसान ये हो रहा है कि ये बच्चों के हेल्थ को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। आगे आगे अपने कोर्ट को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है द कोर्ट वाइज्ड इट्स कंसर्न एमिड रिसेंट रिपोर्ट एलिजिंग हायर शुगर कंटेंट इन नेस्लेज बेबी फूड प्रोडक्ट सोल्ड इन इंडिया एज वेल एज अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका।
ठीक है। अब आगे क्या देखिए, इफ दीज एडवर्टाइजमेंट टारगेट बेबीज एंड चिल्ड्रन, इफ दैट इज हैपनिंग द यूनियन हैज टू एक्टिवेट इटसेल्फ। जस्टिस कोहली ने क्या कहा कि अगर ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो कि बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, बेबीज को टारगेट कर रहे हैं और उनके हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, खुद को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में कंज्यूमर अफेयर्स ने थोड़े समय पहले ही FSSAI, ठीक है, FSSAI से कहा था कि कृपया आप कार्रवाई करें ऐसे सारे कंपनियों पर जो इस प्रकार के फूड मटेरियल्स के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो एडल्ट्री कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ठीक है। Court widened the scope of case and decided to implicate the Ministries of Consumer Affairs and Information and Broadcasting as the parties in the case आयुष मिनिस्ट्री। अच्छा, इसमें अब आयुष मिनिस्ट्री का भी इन्वॉल्व कर लिया गया है, ठीक है। एक और केस आया उसी से संबंधित कि बाबा रामदेव जो है, उन्होंने भी अपने कंपनी के प्रोडक्ट के लिए मिसलीडिंग एड का इस्तेमाल किया, जिसका उनके ऊपर एक प्रकार से जुर्माना भी लगाया गया कि वो अब क्या करें, अपोलॉजी दें, ठीक है, माफी मांगे वो जनता से, जिनके साथ उन्होंने धोखा किया उसके लिए जनता से माफी मांगे। तो बाबा रामदेव ने ऐसा बोला कि हमने माफी मांगी, हमने 67 न्यूज़पेपर्स में जो है अपनी जो माफीनामा है उसको छपवाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि वो जो 67 न्यूज़पेपर में आपने अपना माफीनामा छपवाया है उसको दिखाइए लाकर, और क्या आपने उसी स्तर पर वो माफीनामा छपवाया है जिस स्तर पर आप अपना एडवर्टाइज करते हैं पहले पेज पर। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे आस्क्ड पतंजलि आयुर्वेद इफ its apology published in newspapers was as big and expensive as its usual front page advertisement for herbal drugs। वही बात हुई कि जितना वो अपने हर्बल ड्रग को एडवर्टाइज करने के लिए जितना पैसा लगाते हैं, जितना पैसा लगाते हैं और जितने बड़े पेज पर छापते हैं, क्या उतने ही बड़े पेज पर इन्होंने अपने माफीनामा को छापा? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया और उनको मौका दिया है कि आप कृपया करके उन सारे न्यूज़पेपर्स को ओरिजिनल पेपर्स लेकर आइए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं FMCG के लिए, FMCG के संबंध में समझते हैं क्या मामला है। देखिए, FMCG जो कंपनियां होती है ना, उनके बारे में समझिए। दीज प्रोडक्ट सोल्ड क्विकली एंड रीजनेबली एट लो प्राइस मार्केट। मतलब ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं, ये FMCG जो प्रोडक्ट है, ये क्या होता है, ये बहुत कम दाम पर जो है बिक जाता है, बहुत कम दाम पर बिकता है। और क्या होता है, बहुत फास्ट फास्ट मूविंग होता है, मतलब जल्दी से मार्केट में आएगा, जल्दी से दुकान पर आता है और जल्दी से दुकान से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। जैसे कि चिप्स हुआ, क्या हुआ, चिप्स हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हुआ, नमकीन हुआ, बिस्किट, ये सारे जो है, ये क्या है, ये FMCG का पार्ट है, ठीक है। दीज आर यूजुअली नॉट लॉन्ग लास्टिंग एंड आर आल्सो रिगार्डेड एज CPG, पैकेज्ड गुड्स फॉर कंज्यूमर्स। मतलब ग्राहकों के लिए पैकेज में आते हैं, ठीक है। अब ये कंपनियां कौन कौन सी हैं, मतलब कुछ एग्जांपल समझ लीजिए कि FMCG कंपनी कैसे, निरमा हो गया, बीकानेर वाला हो गया, मैरिको हो गया, केविन केयर हो गया, कोलगेट पाल्मोलाइव इंडिया लिमिटेड, डाबर इंडिया, अमूल, ये सारी जो कंपनियां, जैसे अमूल के आप लोग दूध के प्रोडक्ट्स देखते होंगे, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं। निरमा, आप जानते हैं बहुत फेमस चीज है, डिटर्जेंट है। तो कहने का अर्थ ये है, ये सारी कंपनियां FMCG का है क्योंकि इनका प्रोडक्ट आता है और जल्दी चला जाता है। अब समझिए मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है ऐसा माध्यम अपनाना, जैसे जो आप एडवर्टाइज करते हैं उसमें जो आप दिखा रहे हैं, जो एडवर्टाइज आप कर रहे हैं, जो एड आप दिखा रहे हैं, उस एड में भ्रामक चीजें दिखाई जा रही हैं। क्या दिखाई जा रही हैं, भ्रामक चीजें दिखाई जा रही हैं। मतलब उस एड में ऐसा कुछ है नहीं जो आप दिखा रहे हैं। जैसे स्टिंग का मैंने बताया, स्टिंग का क्या बताया मैंने बताया। फिर एक आया था मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे, या बहुत सारा आ, आंवला का तेल आता है, उसमें दिखाता है डाबर आंवला। अरे आंवला का जाके उसमें मात्रा चेक करेंगे, सबसे कम मात्रा मिलेगा। और ये क्या उसको बोलते हैं, बादाम का तेल आता है, आप जाके उसमें बादाम चेक करेंगे, बादाम की मात्रा सबसे कम, मतलब जिसकी मात्रा सबसे कम हो उसी का नाम सबसे ऊपर रखेंगे। इस प्रकार से जो है आपको भ्रमित करते हैं। तो ऐसे जो है जितनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं अपने सामान को बेचने के लिए, इन सबको मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में रखा जाता है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग रिफर्स टू द यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट और deceptive information in digital or traditional marketing to influence consumer behavior in a way that they wouldn't have otherwise. This type of advertisement can compel consumer to make purchases
बेस्ड ऑन इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से ये चीज होती है कि कंज्यूमर क्या है, वो सामान खरीदेगा क्योंकि उसको लगेगा कि इसको खरीदने से मेरा ये फायदा होगा। जैसे हेयर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, अब उनकी एडवर्टाइज होती है, दिखाते हैं कि वो एक हफ्ते में जो है आपके बाल वापस आ जाएंगे, एक हफ्ते में, एक मंथ में आपके बाल वापस आ जाएंगे। लेकिन आप जब लगाते हैं तो उल्टा आपके बाल और तेज झड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो प्रचार देखा हुआ था। तो ऐसे सारे एडवर्टाइजमेंट को हम क्या बोलते हैं? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करने की बात की। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देख लीजिए इधर, रेडबुल का। ठीक है, रेडबुल का जो मेन मोटो है वो क्या है? गिव्स यू विंग्स। गिव्स यू विंग्स मतलब ये आपको पंख दे देता है। अब एक बड़ा ही मजेदार किस्सा इससे संबंधित है, कैसे इसके मोटो को चेंज किया गया। अभी इसमें आप देखिए, तीन ट्रिपल आई लगा दिया गया। स्टार्टिंग में ये WING हुआ करता था। ठीक है, अब इसमें देखिए, वेन रेड बुल बिगैन सेल देयर स्लोगन वाज गिव्स यू विंग्स। ठीक है, दिस स्टेड फॉर ओवर 20 ईयर्स, ये 20 सालों तक चलता रहा। अंटिल वन कंज्यूमर बेंजामिन केर्थेर्स डिसाइडेड टू स्यू द कंपनी। एक बेंजामिन नाम का एक ग्राहक था, उसने क्या किया, कंपनी पर क्या लगाया, केस चला दिया। क्यों चला दिया? कंपनी पर केस क्यों चलाया उसने? उसने कहा यह फॉल्स एडवर्टाइज, गलत तरीके से एडवर्टाइज करा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली 10 साल तक उसने ये रेडबुल इस्तेमाल किया। रेडबुल 10 सालों तक पिया और ना तो उसको कोई पंख आया, उस ग्राहक को ना तो कोई पंख आया और ना ही कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस, एथलेटिक परफॉर्मेंस आई जिससे कि आप बहुत बड़े स्तर पर कुछ काम कर पाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ रेडबुल पीने के बाद, इसलिए उसने कंपनी पर क्या कर दिया, केस कर दिया। ठीक है, उसके बाद कंपनी को अपना जो ये गिफ्ट यूविंग है इसका स्पेलिंग थोड़ा चेंज करना पड़ा। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। चलिए एक अगले केस पर आते हैं। तमिलनाडु केरला टू काउंट नीलगिरी तहर्स इन अ सिंक्रोनाइज्ड सर्वे फ्रॉम अप्रैल 29। मतलब 29 अप्रैल से तमिलनाडु और केरला जो है वो नीलगिरी तहर को जो है गिनेगा, मतलब उनकी काउंटिंग होगी एक सिंक्रोनाइज सर्वे फ्रॉम अप्रैल 29। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला विल ज्वाइंटली काउंट द पॉपुलेशन ऑफ माउंटेन ungulate in the 3-day synchronized census starting from April 29। ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये शब्द जो एंगुलेट लिखा हुआ है, एंगुलेट, इसका मतलब होता है ऐसे प्राणी, ऐसे पशु जो खुर वाले होते हैं, जिनके पास खुर होता है। ठीक है, तो ऐसे नीलगिरी तहर भी उसी प्रकार का एक वो है, पशु है जिसके पास खुर होते हैं। ठीक है, दिस इज अ मैसिव एक्सरसाइज ऑफ इट्स काइंड बीइंग टेकन अप फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री फॉर द नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर को गिनने की, काउंट करने की अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। नीलगिरी तहर प्रेफर माउंटेन ग्रासलैंड, ये माउंटेन ग्रासलैंड में रहना जो है पसंद करते हैं, विथ स्टीप एंड रॉकी टेरेन्स, जहां पर मतलब टेरेन मतलब जो वहां की जमीन होती है वो थोड़ा सा चट्टानी टाइप की होती है। ठीक है, कड़ी चट्टानी, and an altitude between 300 to 200 to 2600 मीटर, मतलब 300 से 2600 मीटर की ऊंचाई जो है समुद्र से हो, ऐसी जगह पर वो रहना पसंद करते हैं। ए लिटिल कवर, ए लिटिल ओवर 3100 नीलगिरी तहर्स वेयर बिलीव टू बी लिविंग इन हाईली फ्रेगमेंटेड हैबिटाट्स। ठीक है, तकरीबन 3100 नीलगिरी तहर जो है ऐसा माना जाता है कि वो रहते हैं हाईली फ्रेगमेंटेड हैबिटाट इन द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के अलग थलग पड़े एरिया में वो 3100 नीलगिरी तहर पाए जाते हैं इन तमिलनाडु एंड केरला, केरला और तमिलनाडु में, रेंजिंग बिटवीन द नीलगिरी इन द नॉर्थ एंड द कन्याकुमारी हिल्स इन द साउथ एज पर 2015 स्टडी बाय WWF। जो WWF इंडिया है उसने जो स्टडी 2015 में की थी उसके आधार पर इन्होंने बताया कि तकरीबन 3100 नीलगिरी तहर जो है वो पश्चिमी घाट में रहते हैं, तमिलनाडु और केरला में। ठीक है, अब WWF इंडिया जो है, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन आर इन्वॉल्व इन फार्मुलेटिंग द साइंटिफिक एंड एक्यूरेट टेक्निक ऑफ पॉपुलेशन इनुमरेशन। मतलब जो पॉपुलेशन को गिना जाता है, जो संख्या को गिना जाता है, उसकी जो एक साइंटिफिक टेक्निक है, उनमें ये दो इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है, एक तो WWF इंडिया और दूसरा नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर के बारे में कुछ समझते हैं। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर क्या है?
प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, मतलब कि ये तमिलनाडु गवर्नमेंट से लॉन्च करते हैं। अब इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे ऐसे पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट, क्वेश्चन आएगा क्या, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस स्टेट ने लॉन्च किया, ठीक है, ऐसे किस स्टेट ने लॉन्च किया। अब ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन आएगा केरल, दूसरा ऑप्शन आएगा तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन आएगा आपका महाराष्ट्र, और चौथा आएगा कर्नाटक। ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि केरल और तमिलनाडु दोनों में जो है नीलगिरी पाई जाती है, लेकिन तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसको। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin launched this project. The objective of this project is to provide conservation to the state animal नीलगिरी तहर। ये जो नीलगिरी तहर है ना, ये तमिलनाडु का जो है स्टेट एनिमल भी है। द नीलगिरी तहर लोकली नोन एज वराईयाडू, इसको लोकली क्या बोलते हैं, वराईयाडू, इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये क्या है, वहां का इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडेंजर्ड मतलब थोड़ी सी समस्याग्रस्त प्रजाति है वहां की, ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, दीज माउंटेन गोट्स आर आल्सो कॉल्ड माउंटेन मोनार्क। ये जो माउंटेन घोस्ट, सॉरी गोट्स हैं, इनको हम माउंटेन मोनार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउंटेन माउंटेन मोनार्क। ठीक है, मोनार्क मतलब क्या होता है, राजा, वहां का एक तंत्र। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द ईयर 2023 टू 2027। 2023 से 2027 तक ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट होगा। द पर्पज ऑफ नीलगिरी तहर इज आल्सो फाउंड इन संगम लिटरेचर। नीलगिरी तहर के बारे में संगम लिटरेचर में भी मिलता है। इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु एंड केरला। ये कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु और केरला में ये पाए जाते हैं। इट इज आल्सो प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कौन सा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, 1972 के शेड्यूल 1 में है। ठीक है शेड्यूल 1 इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए ऐसा शेड्यूल बनता है, उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इनके बारे में समझते हैं। ये देखिए, यही है नीलगिरी तहर। ठीक है, इनको देख लीजिए ध्यान से, यही है नीलगिरी तहर। ठीक है, एंगुलेट एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक टू द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के सदर्न पार्ट में पाए जाते हैं। लोकली एनिमल का नाम क्या है, वराईयाडू, अभी मैंने बताया। दे आर नोन ऑफ देयर ग्रेविटी डिफाइंग, मतलब ऊंचाई पर चढ़ने के लिए। जैसे क्या होता है, जो पर्वत है ना, उस पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ये तो मैंने ज्यादा वो बना दिया, ऐसे होते हैं, तो इस पर ये चढ़ने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इन क्लाइंबिंग स्टीप क्लिफ्स अर्निंग देम द निकनेम माउंटेन मोनार्क। ठीक है, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। जो नीलगिरी तहर है वो कहाँ का स्टेट एनिमल है, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। ठीक है, इतना बहुत है आपके लिए, अगले वाले आर्टिकल पर आते हैं। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण डेटा सामने आया हुआ है, मेनी ग्लेशियल लेक्स एक्सपेंडिंग, सो इसरो इमेजेस ऑफ कैचमेंट्स ऑफ इंडियन हिमालयन रिवर बेसिन। इसरो का एक पूरा डेटा उसने शेयर किया, इसरो ने, वो बोल रहा है कि जो बहुत सारे ग्लेशियल लेक्स हैं, मतलब जो ग्लेशियर से बनने वाली जो झीलें हैं, वो क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही हैं। क्या हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं। और ये क्यों हो रहा है, आपको पता ही होना चाहिए। ये हो रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेंगे वैसे वैसे ग्लेशियर लेक में पानी बढ़ेगा, तो वो क्या होंगे, एक्सपैंड होगी। अब देखिए इसका, देखिए इसमें कितना एरिया दिखा रहा है, 36.49 हेक्टेयर्स इसमें दिखा रहा है। ये 36.49 हेक्टेयर्स दिखा रहा है। ठीक है, इसमें क्या दिखा रहा है, 39.91 हेक्टेयर। इसमें क्या दिखा रहा है, 48.52 हेक्टेयर। मतलब आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये जो लेक दिख रही है आपको, ये लेक क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, इधर कितना हुआ है, 60.42 हेक्टेयर, 67.51 हेक्टेयर, 77.59 हेक्टेयर। इतना तेजी से एक्सपेंड हो रही है। ये बात है 2008 की, ये 2010 की, ये 2014 की, और ये कहाँ की बात है, 2020 की, 2022 की। आप देखिए कितना तेज ये इंक्रीज हो रहा है। इससे ये बड़ी समस्या वाली बात है
कि जो ग्लेशियर लेक है वो बहुत तेज से एक्सपेंड कर रही हैं। ये सिर्फ टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज और क्लाइमेटिक चेंज का बहुत गहरा असर पड़ रहा है। क्लाइमेटिक चेंज का बहुत गहरा असर पड़ रहा है। इस पर अगर काम नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। अब थोड़ा इस आर्टिकल का डिटेल समझ लीजिए। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सैटेलाइट इमेजरी कवरिंग द कैचमेंट्स ऑफ इंडियन हिमालयन रिवर बेसिन फ्रॉम 1984 टू 2023, 1984 से 2023 तक का इन्होंने सिग्निफिकेंट सिग्नेचर अपना डाटा शेयर किया, जिसमें ये देखा जा रहा है कि जो ग्लेशियल लेक्स हैं उसमें चेंजिंग आ रही है। अकॉर्डिंग टू द इसरो, द 2431 लेक्स लार्जर देन 10 हेक्टेयर्स, मतलब 2431 झीलें जो हैं, जो तकरीबन 10 हेक्टेयर से भी बड़ी हैं, आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग 2016 2016-17, ठीक है, 2016-17 के दौरान इनको आइडेंटिफाई किया गया। 676 ग्लेशियल लेक्स हैव नोटेबली एक्सपेंडेड सिंस 1984, जिसमें से 676 ग्लेशियल लेक जो है वो एक्सपेंड कर रही हैं, ठीक है, 1984 से। स्पेसिफिकली 130 ऑफ दीज लेक्स आर सिचुएटेड विद इन द इंडिया, जिसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें से 130 लेक जो हैं वो भारत में मौजूद हैं, जबकि विथ 65 7 एंड 58 लेक्स लोकेटेड इन द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, जिसमें से 65 कहाँ लोकेशन है, 65 जो है वो लोकेटेड है इंडस रिवर में, ठीक है, इंडस बेसिन में। और जो उसके बाद 58 है वो कहाँ लोकेटेड है, गंगा गंगा में। और सॉरी 7 जो है गंगा में लोकेटेड है और 58 जो है वो ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। अब क्या है, इसमें से 676 लेक्स, ठीक है, 601 लेक्स हैव एक्सपेंडेड मोर देन ट्वाइस, मतलब कि आप देखिएगा 601 लेक तो 89%, मतलब उसमें जो है क्या हुआ है, एक्सपेंड हुआ है, जिसमें से सॉरी सॉरी टोटल टोटल 676 लेक है, जिसमें से 601 लेक जो है वो ट्वाइस, मतलब डबल जो है उनका एक्सपेंड हुआ है, ठीक है, डबल बढ़ गई है, बहुत बड़ी चीज है। इस तरीके से अगर बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में जो एरिया है जिधर ये एक्सपेंड कर रही, मतलब जो हिमालयन रीजन है, वहां पर तो फ्लड आने के बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। इसरो ने खुद बताया कि उधर फ्लड आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। आगे देखिएगा, 10 लेक्स हैव ग्रोन बिटवीन 1.5 to 2 टाइम्स, मतलब 10 जो झीलें हैं वो 1.5 से 2 गुना ज्यादा बढ़ी हैं, और 65 लेक्स 1.5 टाइम द। अब टोटल कुल मिलाकर ये कहने वाली बात है, इसरो सेड it said the elevation based analysis reveals that 314 lakes are located in the 4000 to 5000 meter range and 296 lakes are above 5000 meter elevation। बोल रहा है कि जो 314 झीलें हैं वो कहाँ कहाँ पर लोकेट करती हैं, 4000 से 5000 मीटर रेंज में लोकेट करती हैं, जबकि 296 लेक्स जो हैं वो 5000 से भी ऊपर की ऊंचाई पर मतलब पाई जाती हैं, लोकेट करते हैं। द ग्लेशियर लेक्स आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन। ऐसे तो 4 प्रकार की जो लेक्स होती हैं, ग्लेशियर लेक्स जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें एक पहला प्रकार होता है मोरेन डैम, वाटर डैम बाई मोरेन, मतलब मोरेन से उनका जो है वाटर भरते हैं, और आइस डैम, मतलब बर्फ से जो है उनका पूरा पानी, मतलब वो पूरी लेक जो है वो बर्फ की होती है, तो वाटर डैम बाई आइस, ठीक है। तीसरा क्या है, इरोजन, इरोजन से बनने वाली जो झीलें होती हैं, वाटर डैम्ड इन डिप्रेशन, मतलब जब इरोजन की वजह से ऐसे गड्ढा बन जाता है उसमें पानी भर जाता है तो उसको हम बोलते हैं इरोजन से बनने वाली झीलें। और फार्म बाई इरोजन एंड द अदर ग्लेशियर लेक, और जो अलग ग्लेशियर लेक्स होती हैं। Among the 676 expanding lakes, the majority of them are moraine dam, मतलब जितने भी एक्सपेंड हो रहे हैं लेक्स उसमें अधिकतर जो है वो मोरैन लेक हैं जो एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये मेन चीज है। आगे देखिएगा, इट एडेड दैट सैटेलाइट डेराइव लॉन्ग टर्म चेंजेस एनालिसिस प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्लेशियर लेक डायनेमिक्स। इससे हमको जो ग्लेशियर लेक है उनका डायनेमिक्स जो है समझ में आ रहा है, और समझने का मतलब ये है कि आने वाले समय में इनसे हमें फ्लड की समस्या आ सकती है, जिस तरीके से एक्सपेंड हो रही है फ्लड, तो उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन इन ग्लेशियल एनवायरनमेंट, हमको कुछ अलग से मैनेज करना पड़ेगा, अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमको इनके फ्लड से बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक है।
इसमें सिर्फ क्लाइमेट चेंज, आप कोई भी करंट अफेयर उतार के देखेंगे पढ़ के, आपको रोज क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्लाइमेट चेंज, चाहे वो आपका प्री का एग्जाम हो, चाहे आपका मेंस का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। अब एक महत्वपूर्ण और आर्टिकल आया है जिसमें ह्यूमन राइट वायलेशन इन इंडिया, ऐसा यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई है। उसने कहा है कि इंडिया में बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं, बहुत प्रकार के ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं। ठीक है, ऐसा यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट रिपोर्ट, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं HRR। उसमें बताया गया है कि ह्यूमन राइट रिपोर्ट, अब देखिए आगे दिखेगा, दीज इंक्लूड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मतलब बोल रहा है कि भारत में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का मतलब होता है कि न्याय से ऊपर, ठीक है, न्याय से बाहर, न्याय से बाहर जो किलिंग होती है उनको आप बोलते हैं एनकाउंटर। खास करके क्या बोलते हैं? एनकाउंटर। जैसे मान लीजिए किसी को, बहुत सारे आप एग्जाम्पल जानते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप पुलिस क्या करती है, गाड़ी पर बिठा कर ले जाती है और फिर थोड़ी दूर ले जाकर क्या करती है, उनको शॉट कर देती है। ठीक है, उनको शॉट कर देती है और बाद में बताती है इसने भागने की कोशिश की इसलिए मजबूरन हमको गोली चलानी पड़ी। इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। इनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस, जबरदस्ती क्या कर दिया जाता है, पकड़ के, पकड़ लिया जाता है और क्या गायब कर देते हैं, दिखेगा नहीं आदमी। आर्बिट्रेरी अरेस्ट, जबरदस्ती का वो होता है, क्या वो कहते हैं, अरेस्ट कर लिया, डिटेंशन, आपको क्या कर देगा, आपको डिटेन कर दिया जाएगा, आपको एक जगह पकड़ के बंद कर दिया जाएगा, आपके साथ टॉर्चर होगा। ठीक है, कोएर्स कन्फेशन, जबरदस्ती आपसे कबूल करवाया जाएगा कि आपने ये अपराध किया। ऐसा भी होता है, भारत में ये भी होता है कि अपराधी कोई और होता है, मतलब हत्या कोई और करता है और कबूल कोई और करता है। ठीक है, ये बड़ी समस्या है, हत्या कोई और करेगा, कबूल कोई और करेगा, दैट इज कॉल्ड कोएर्स कन्फेशंस। रिपीटेड इम्पोजिशंस ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स, ये तो बहुत आम बात है, भारत के लिए बड़ी आम बात है कि यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन बड़े जल्दी किया जाता है। डर रहता है कि कहीं इंटरनेट के द्वारा हिंसा और ना भड़क जाए, इसलिए सरकार क्या करती है, ऐसे पर्टिकुलर एरिया में इंटरनेट शटडाउन कर देती है। एंड ब्लॉक्ड टेलीकम्युनिकेशंस, सिर्फ इंटरनेट शटडाउन करने की बात ही नहीं है, क्या कर देती है, ब्लॉक्ड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन मतलब संचार व्यवस्था क्या होती है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता। अब आगे क्या है, सर्विलांस ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज, एक्टिविस्ट, मतलब जो सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज के जितने भी एक्टिविस्ट होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है। उनके ऊपर निगरानी रखने का मतलब क्या होता है, उनकी मोबाइल जो है उसको, उसके ऊपर सर्विलांस रखा जाएगा, वो बातचीत कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीजें निगरानी, मतलब उनकी जो पर्सनल लिबर्टी है और जो उनकी प्राइवेसी है उसको पूरी तरीके से भंग किया जाता है। और अगर किसी भी राज्य या किसी देश में प्राइवेसी भंग हो रही है, ठीक है, प्राइवेसी भंग हो रही है, दैट मीन्स कि ह्यूमन राइट का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। एंड जर्नलिस्ट, मतलब जो पत्रकार बेचारे होते हैं उनके साथ तो और भी दुर्व्यवहार होता है, उनको पकड़ लिया जाता है, उनके साथ क्राइम किया जाता है। क्राइम्स इन्वॉल्विंग वायलेंस आर थ्रेट्स ऑफ वायलेंस टारगेटिंग मेंबर्स ऑफ एथनिक एंड कास्ट माइनॉरिटी। सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ पर एथनिक ग्रुप और कास्ट माइनॉरिटीज जो हैं उनके साथ बहुत भयंकर वायलेंस होता है। कई बार तो उनके पूरे परिवार को ही मार दिया जाता है, उनको जलाकर। अभी आपने मणिपुर की जो हिंसा देखी होगी, मणिपुर की जो हिंसा बड़ी ही बीभत्स और बड़ी भयानक हिंसा हुई थी, उसको भी ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि खास करके, देखिए आगे लिखा है, द रिपोर्ट रिलीज बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूनाइटेड स्टेट के, एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने हाईलाइट करते हुए कहा, द आउटब्रेक ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, निर्जातीय संघर्ष जो हो रहा है बिटवीन द कुकी एंड मिती मिताई एथनिक ग्रुप्स, रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। ह्यूमन राइट का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, खास करके मणिपुर की जो हिंसा हुई उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा, इट आल्सो नोटेड दैट द गवर्नमेंट टुक मिनिमल क्रेडिबल स्टेप्स or action to identify and punish official who may have committed human right abuses। ये भी बोला है कि जो सरकार है ना, सरकार ने बहुत 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 कम स्टेप ऐसे उठाए हैं, बहुत कम स्टेप उठाए हैं जिससे कि वो उनको पनिश कर सके जिन्होंने ये अपराध किया है। अपराध अपराध करने वाले को पनिश करने के लिए भी कदम बहुत कम उठाए गए हैं, इसका भी असर पड़ा है। ठीक है,
और द कंट्री रजिस्टर्ड 813 केसेस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। आप सोच सकते हैं कि 1813 लोगों का क्या हुआ, एनकाउंटर हुआ। कितना हुआ? 1813 लोगों का एनकाउंटर। कब से कब के बीच में हुआ? 2016 से 2022 के बीच में 813 लोगों का एनकाउंटर हुआ विद द मोस्ट रिपोर्टेड इन छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है। देयर वर न्यूमरस रिपोर्ट ऑफ थ्रेट्स एंड वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमन राइट डिफेंडर्स। जितने भी मानव अधिकारों के रक्षक हैं, संरक्षक हैं, जितने भी ऐसे एनजीओज हैं या उसके एक्टिविस्ट हैं, उनको भी जान से मारने का जो है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आई कि उनको जान से मारने का धमकी दिया गया। ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग क्रेडिबल रिपोर्ट of militant groups killing Muslim and Dalits for transporting or slaughtering cattle। कई बार तो ऐसे भी रिपोर्टें दर्ज की गई कि मिलिटेंट ग्रुप ने क्या किया, मुस्लिमों को मारा और दलितों को मारा। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था फॉर ट्रांसपोर्टिंग और स्लाटरिंग कैटल, मतलब वो जो पशु होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था किसके लिए? स्लाटर करने के लिए, उनको मारने के लिए। ठीक है। द रिपोर्ट नोटेड दैट द सुप्रीम कोर्ट इश्यूड गाइडलाइन इन 2018 टू रिड्यूस दीज एक्ट ऑफ विजिलेंटिज्म। ठीक है। ऐसा रिपोर्ट में बताया गया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि इस प्रकार की जो अतिवादिता, इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं, उन कृत्यों पर कहीं ना कहीं सरकार को रोक लगाना चाहिए। ठीक है। इसमें इस पूरे रिपोर्ट में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली गई। वो बात थी कुकी और मैतेई समुदाय के बारे में। तो थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं, एक उसके बारे में थोड़ा सा एक मामला समझते हैं। मणिपुर में हिंसा जो हुई, तो उसमें सबसे पहले समझते हैं कुकी समुदाय क्या होते हैं। समझते हैं कुकी समुदाय क्या होते हैं। ठीक है। कुकी समुदाय, देखिए जो कुकी समुदाय है वो एक जनजाति है जो कि भारत के मणिपुर जो भारत के मणिपुर और मिजोरम में पाई जाती है। ठीक है। मिजोरम में पाई जाती है, मणिपुर और मिजोरम में। और उन जो मणिपुर मिजोरम में उनके दक्षिण पूर्वी हिस्सों में ये निवास करती है। ठीक है। वहां के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ये निवास करती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, निवास करती है। आगे, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ऐसी जनजातियां पाई जाती, क्योंकि भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाई जाने वाली कई पहाड़ी जनजातियां जो है उसी में से एक है। और दूसरी चीज, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर कुकी समुदाय के लोग उत्तर पूर्व भारत के लगभग सभी राज्यों में मौजूद हैं। मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए, अरुणाचल प्रदेश को अगर हम छोड़ दें, तो लगभग भारत के सारे हिस्से में जो है कुकी समुदाय जो है वो मौजूद है। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण चीज समझिएगा कि मणिपुर की जो पूरी आबादी है, जो मणिपुर की पूरी आबादी है, मणिपुर की जो पूरी आबादी है, उसका बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा तकरीबन जो है नागा और कुकी की जो जनसंख्या है उसमें 40% है। ठीक है। नागा एक जनजाति और है, नागा और कुकी जो है, इनकी कितनी संख्या है मणिपुर की पूरी आबादी में? लगभग 40%। ठीक है। और 40% जनसंख्या तो है, परंतु ये 90% भूमि पर निवास करते हैं। वहां की जो 90% भूमि है मणिपुर की, उसकी 90% भूमि पर ये निवास करते हैं। ठीक है। और ये दोनों जो समुदाय है मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है। आगे अब मैतेई समुदाय के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। मैतेई समुदाय क्या है? जो मैतेई समुदाय है इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है। मैतेई समुदाय क्या है? ये मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है और ये इसकी जो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मैतेई समुदाय जो है मणिपुर के इम्फाल में प्रभुत्व है इनका। ठीक है। प्रभुत्व है, ये वहां पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इनका पावर वहां पर सबसे ज्यादा है। और ये मैतेई समुदाय जो है इसको हम आमतौर पर मणिपुरी के रूप में जानते हैं, मणिपुरी के बारे में इनको। और आपको ये भी पता है कि मणिपुरी वहां का एक नृत्य भी है। ठीक है। मणिपुर के बारे में इनको मणिपुर के रूप में जानते हैं। और जो 2011 की जनगणना हुई थी, वहां में ये पाया गया कि मैतेई जो है वो राज्य की आबादी आबादी का लगभग 64.6% है। जो मैतेई समुदाय है वो वहाँ की आबादी का कितना प्रतिशत है? 64.6% है। हालांकि इसके बावजूद भी भूमि के लगभग 10% हिस्से पर ही ये पाए जाते हैं। मतलब जो पूरी मणिपुर है, मणिपुर के केवल 10% हिस्सों पर जो है इनका प्रभुत्व है। ठीक है। मतलब ये वहां पर रहते हैं। और जो मणिपुर में जो हिंदुओं और आबादियों की, सॉरी, ईसाइयों की तो आबादी है वो तकरीबन 41% है। ठीक है। मणिपुर में हिंदू और ईसाइयों की जो आबादी है वो कितनी है? 41% है। अच्छा, ये अलग चीज है कि मैतेई समुदाय की संख्या जो है
बहुत कम है मणिपुर में, लेकिन इसके बाद भी सियासी या पॉलिटिकल रूप से बहुत ताकतवर है। मणिपुर में जो मैतेई समुदाय है ना, मैतेई समुदायों का प्रभुत्व या पॉलिटिकल पॉलिटिकल पावर जो है वो मैतेई समुदाय का बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं इसकी वजह से ही इनका प्रभुत्व बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो वहां की जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा सीटें जो हैं उसमें 40 सीटें तो इम्फाल घाटी से आती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इम्फाल घाटी पर इनका प्रभुत्व है, और इम्फाल घाटी से 60 में से 40 सीटें तो इम्फाल घाटी से आ रही हैं। ठीक है, 40 सीट इम्फाल घाटी से आती है, इसलिए इनका प्रभुत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए इनका प्रभुत्व जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये था आपका कुकी और मैतेई समुदाय के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट वायलेशन इन इंडिया सेज यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट। अब आगे देखते हैं क्या है। अब थोड़ा सा समझते हैं, एक एडिटोरियल आया हुआ है, टुवर्ड्स अ लेस पुअर एंड मोर इक्वल कंट्री। टुवर्ड्स अ लेस पुअर एंड मोर इक्वल कंट्री। ठीक है, लेस पुअर एंड मोर इक्वल कंट्री। ठीक है, इसका मामला समझिएगा। एक बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट इसमें दिया गया है कि द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिडक्शन इन इनइक्वालिटी कैन ओनली बी अचीव्ड विथ इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आपको प्राप्त करना है क्या, दो चीजें हैं। अगर आपको हाई इकोनॉमिक ग्रोथ प्राप्त करनी है, अगर आपको हाई इकोनॉमिक ग्रोथ प्राप्त करनी है और उसके साथ साथ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी भी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी भी, तो इसको प्राप्त करने के लिए हमको इम्प्रूवमेंट करना होगा ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि बिना ह्यूमन डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट किए हम ये नहीं प्राप्त कर सकते। अब थोड़ा एक रिपोर्ट समझते हैं। एक इनइक्वालिटी लैब है, एक बहुत बड़ी संस्था है, इनइक्वालिटी लैब, इनइक्वालिटी लैब जो कि पेरिस में, ये संस्था पेरिस में पाई जाती है। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा है। पेरिस स्कूल, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं इन इक्वालिटी लैब। ये सारी रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं, आपके सामने जो दिख रहा है, वो सारी रिपोर्ट इन इक्वालिटी लैब की ही है, जो भारत के बारे में उन्होंने अपना एक रिपोर्ट जारी किया। उसके बारे में समझिए। पेरिस में स्थित है और ये किस पर फोकस करती है, फोकस्ड ऑन इनइक्वालिटी एंड पब्लिक पॉलिसीज। इसने अपनी जो है रिपोर्ट दी है, सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट। अब इसको समझिएगा। पहली रिपोर्ट इसने दी है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। भारत में जो इनकम है और वेल्थ इनइक्वालिटी, मतलब वेल्थ मतलब संपत्ति, संपत्ति का संपत्ति जो है, संपत्ति की असमानता बहुत भयंकर है भारत में। संपत्ति की असमानता बहुत भयंकर भारत में फैली हुई है, उसके बारे में थोड़ा समझिएगा। ठीक है, उसमें उसके बारे में समझिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। बाई 22-23 द रिपोर्ट स्टेट्स 22.6% ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम वेंट टू जस्ट टॉप 1% इन द कंट्री। ये कितनी बड़ी बात है कि जो भारत की नेशनल इनकम है, जो भारत की नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम वो 22.6% नेशनल इनकम, जो 22.6% नेशनल इनकम केवल टॉप 1% में, मतलब टॉप 1% लोग जो है वो भारत की 22.6% नेशनल इनकम जो है उसको कंट्रोल में किए हुए हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज है। मतलब 22.6% ऑफ इंडियन नेशनल इनकम इज इन कंट्रोल ऑफ टॉप 1%, टॉप 1% के कंट्रोल में। ठीक है, ये तो पहला है। दूसरा समझिएगा, द हाइएस्ट इन द लास्ट 100 ईयर्स, मतलब पिछले 100 सालों में सबसे ऊंचा। एंड जस्ट द टॉप 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन अर्न नियरली 10% ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया। मतलब केवल 0.1% जो है भारत की जो टॉप पॉपुलेशन है, 0.1%, वो भारत की लगभग 10%, भारत की लगभग 10% नेशनल इनकम जो है अपने कंट्रोल में किए हुए या उतना कमाती है। नेशनल इनकम कितना, 10%। आप सोच सकते हैं कि 0.1%,
0.1% कितना नेशनल इनकम कमा रही है? 10%। आप इसको गुना लगाइए, 0.1 का कितना हो जाएगा वो? अगर एक का होता 10 गुना होता 0.1 का 100 टाइम्स बिगर, 100x आप इसको बोलिए, ठीक है। द शेयर ऑफ द टॉप 1% इन द नेशनल इनकम इज एमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब जो शेयर है टॉप 1% का नेशनल इनकम में, ये पूरी दुनिया में लगभग वन ऑफ द हाईएस्ट है। मतलब और भी लोग हैं लेकिन उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट है। द शेयर ऑफ द टॉप 1% इन वेल्थ वॉज 40.1%। जो संपत्ति है, मतलब अगर संपत्ति की बात करेंगे कि कितनी संपत्ति कितने लोगों के पास है, तो भारत के टॉप 1% लोगों के पास भारत की 40.1% संपत्ति है। ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि भारत के 1% व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है? लगभग 40.1% संपत्ति। बहुत सोचने वाली चीज है। और ये 2022-23 का आंकड़ा है, जो कि 1961 से हाईएस्ट है। मतलब अगर 1961 से अब तक का देखा जाए तो ये सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। द शेयर ऑफ वेल्थ एमंग द टॉप 10% इंक्रीज फ्रॉम 45% इन 1961 टू 65% इन 2022-23। मतलब कि जो टॉप 10 लोग हैं भारत में, जो टॉप 10 लोग हैं पहले 1961 में, तो उनके पास 45% संपत्ति होती थी पूरे भारत की, लेकिन अभी कितनी है? अभी 65% है। इतना ही ज्यादा बढ़ेगा। कितना? 20% का इजाफा हुआ है। मतलब अगर अंतर देखा जाए 20% का अंतर है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, और उसी के साथ अगर उसके साथ देखेंगे कन्वर्जली, मतलब उसके विपरीत क्या हुआ है? द बॉटम 50%, मतलब नीचे का जो 50% और मिडिल के जो 40% लोग हैं, नीचे के 50% और मिडिल के 40% जो लोग हैं, उनकी जो वेल्थ है वो डिक्लाइंड हुई, मतलब वो वेल्थ क्या हुई? कम हुई है। अबाउट 10,000 इंडिविजुअल आउट ऑफ 92 मिलियन इंडियन एडल्ट, मतलब जो 10,000 व्यक्ति हैं 92 मिलियन इंडियन एडल्ट में, मतलब 92 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं? 9.2 करोड़। इतने एडल्ट इंडियन एडल्ट में कितने लोगों के पास, ये जो 10,000 लोग इनके पास है 22.6 बिलियन, 22.6 बिलियन रुपीज इनके पास है, केवल 10,000 लोगों के पास। आश्चर्यजनक चीज है। ये कितना बड़ा अंतर असमानता का दिखा रहा है कि वेल्थ में कितना बड़ा अंतर है, ठीक है। 16,763 टाइम्स द एवरेज इंडियन, मतलब जितना एक एवरेज इंडियन की वेल्थ होती है उससे 16,763 गुना ज्यादा, ठीक है। इंडियाज वेल्थ इनइक्वालिटी इज नॉट एज एक्सट्रीम एज ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, मतलब जो वेल्थ इनइक्वालिटी है भारत की, वो ब्राजील और साउथ अफ्रीका के जितना तो मतलब एक्सट्रीम नहीं है। जहां टॉप 10% होल्ड जो है, टॉप 10% लोग कितना होल्ड करते हैं? 85.6% और 79.7%, ये बहुत ज्यादा है ऑफ द नेशनल वेल्थ, ठीक है। अब 2014-15 और 2022-23 के बीच में द राइज ऑफ टॉप एंड इनइक्वालिटी हैज बीन पार्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड बर्गियोजिस। ये इसको एक एक विचारधारा होती है बर्गियोजिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बुर्जुआ वर्ग, ठीक है। एक समझ लीजिएगा, हिंदी में हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बुर्जुआ। बुर्जुआ, ठीक है। एक एक होता है बुर्जुआ वर्ग और दूसरा होता है मजदूर वर्ग, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में यही पता चल रहा है कि बुर्जुआ वर्ग, और अगर मान लो इसको हम अमीर लोग मान लें और इसको हम गरीब मान लें, ठीक है, तो इनके बीच का जो गैप है ना वो लगातार वाइड हो रहा है, लगातार और बढ़ रहा है, ठीक है। यही ये रिपोर्ट बोल रही है। और दूसरे शब्दों में बोले तो अमीर और अमीर हो रहा है, मतलब अमीर और अमीर हो रहा है, और गरीब और गरीब हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कार्ल मार्क्स का ये विचारधारा था। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला था कि जो बुर्जुआ वर्ग होता है वो मजदूरों का क्या करता है? शोषण करता है, ठीक है। ये हम समझाने के लिए हमने आपको ये स्लाइड दिखाई, ठीक है। इज नाउ मोर अनइक्वल देन द ब्रिटिश राज। इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश राज में जितना, मतलब अमीर और गरीब के बीच में ब्रिटिश राज में जितना अंतर था, वो अंतर अब कम है। अभी इस समय वो अंतर ज्यादा हो गया है, ठीक है। बिटवीन 1960 एंड 1980 इनइक्वालिटी वाज ड्रॉपिंग, मतलब 1960 और 1980 के बीच में जो असमानता थी वो कम हो रही थी। ये
एक अच्छी चीज हो रही थी 1960 और 1981 के बीच में, लेकिन सॉरी, द पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स इंश्योर दैट आउटकम। ठीक है, अब हुआ क्या उसके बाद, हाउ एवर इनइक्वालिटी बिगन इंक्रीजिंग। उसके बाद इनइक्वालिटी क्या होने लगी 1980 के बाद से, बढ़ने लगी, असमानता बढ़ने लगी, विद द बिगिनिंग्स ऑफ लिबरलाइजेशन इन द 1980s। 1980 के करीब में जो उदारीकरण हुआ, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, असमानता बढ़ने लगी, और ये तब और तेज हो गई जब 1991 में भारत में इकोनॉमिकल रिफॉर्म हुआ। भारत में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ 1991 में, तब के बाद से तो जो असमानता पैदा हुई आज तक वो खत्म ही नहीं हो पाई। ठीक है, ये समस्या है। आगे समझिएगा, इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट शुड प्रेसिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट करें, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट करें, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट करें तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो और बढ़ा सकते हैं, कहने का मतलब ये। अब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा कैसे, ये भी तो एक सवाल है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे करेंगे। हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि हमको किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एजुकेशन में। ठीक है, हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एजुकेशन में, हेल्थ में, हमको स्किल डेवलपमेंट में। जब इस जगह हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा ही। देखिए, और ये प्रूफ दे रहा है, क्या प्रूफ दे रहा है, एट द नेशनल लेवल द स्टेट्स दैट सस्टेन्ड हाई ग्रोथ, ऐसे स्टेट जिन्होंने हाई ग्रोथ को सस्टेन किया, मेंटेन किया 3 डिकेट्स, मतलब 3 डिकेट्स में, और वो हाई ग्रोथ क्या थी, 7% ऑफ जीएसडी की, मतलब स्टेट की जो जीडीपी होती है उसकी 7% ग्रोथ इन्होंने मेंटेन रखी। कैसे, वेयर रिलेटिवली एडवांस इन ह्यूमन डेवलपमेंट, उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एडवांस था। जैसे कि केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ, ये साउथ में, और महाराष्ट्र और गुजरात वेस्ट में, और नॉर्थ में कौन था, पंजाब और दिल्ली। मतलब ये सारे ऐसे स्टेट थे जिन्होंने अपना इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन किया। क्यों, क्योंकि वहां पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो थोड़ा एडवांस है। और कुछ ऐसे स्टेट जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट एडवांस नहीं है बल्कि बैकवर्ड है, वहां पर जो इनका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कम देखा गया। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखिएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये सारे स्टेट क्या थे, वेर ओनली एबल टू रजिस्टर ग्रोथ रेट ऑफ लेस देन 5%। ऐसे स्टेट में जो ग्रोथ हुआ वो 5% से नीचे ही हुआ पर एनम पोस्ट लिबरलाइजेशन, पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद, मतलब लिबरलाइजेशन के बाद। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में क्या बोलता है। द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-2024 रैंक द इंडिया 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी उसमें जो है भारत की जो रैंकिंग थी वो 134 थी। भारत की रैंकिंग क्या थी, 134 थी। इंडिया इज नाउ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, भारत में क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट स्टिल रैंक्स लोअर देन। और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद भी स्थिति ये है कि इसकी जो रैंकिंग है एसडीआई में वो श्रीलंका से भी कम है, भूटान से भी कम है, और यहां तक बांग्लादेश से भी कम है। सोचने वाली बात है। इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू ग्रोथ इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में चेंज नहीं हो पाई। ठीक है, ये मेन दिक्कत है। द पुअर शुड नॉट हैव वेट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टू ट्रिकल डाउन। मतलब ये ना हो कि जो पुअर, जो गरीब लोग हैं वो ट्रिकल डाउन का इस्तेमाल, मतलब वेट करें कि ऊपर से ग्रोथ जो है नीचे की तरफ आएगी। मतलब ऊपर से अगर ग्रोथ ऊपर हो रही होगी तो वो नीचे आते 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 आते, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन। इसी को हम ट्रिकल डाउन थ्योरी बोलते हैं कि ऊपर से ग्रोथ आएगी नीचे की तरफ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो नहीं पाता, ये पॉसिबल नहीं है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर आपको समावेशी विकास चाहिए, समावेशी वृद्धि चाहिए, तो उसमें आपको ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उसको प्राइमरी प्राइमरी मतलब उसको ऐसे प्रायोर रखना पड़ेगा। ठीक है, एज पर द एसडीआर 23-24 इंडिया स्कोर कम्स डाउन बाई 31.1%। मतलब इस बार जो एसडीआर की रिपोर्ट आई थी उसमें जो इंडिया का स्कोर था वो पिछली बार के मुकाबले
1% गिर गया, ठीक है। इफ यू अकाउंट फॉर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज सच दैट इट कैन नॉट बी ओवरकम बाय द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। मतलब अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो वो इनइक्वालिटी जो है इतनी ज्यादा है कि उसको हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से टैकल नहीं कर पाएंगे। अरे भाई इतना बड़ा मामला है, उसको आप प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना से टैकल करने वाले हैं। वो हमको क्या करता है, फ्यू किलोग्राम्स ऑफ फ्री फूड ग्रेन, मतलब कुछ किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन प्राप्त करने से, जो कि सबको मिल भी नहीं रहा है, वो मिल रहा है 81.3 पॉइंट करोड़ बेनिफिशियरीज, जो कि तकरीबन 81.35 करोड़ लोगों को मिल रहा है। उससे अगर आप सोचो कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें अलग से नीतियां बनानी पड़ेंगी और थोड़ी सशक्त नीतियां बनानी पड़ेंगी, जिससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने स्टेट में, ठीक है। चलिए आप एक और मामला समझते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ द PMAYU स्कीम। मतलब ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ओवरव्यू है इसका, इस आर्टिकल में दिया हुआ है। ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट्स विथ वाटर, किचन, इलेक्ट्रिसिटी एंड टॉयलेट, वुमन एवं पावर। मतलब इससे फायदा क्या होगा, ये जो फीचर्स हैं इसके, better quality of life for urban poor, security of tenure, adequate physical and social infrastructure। प्रधानमंत्री आवास योजना से वुमेन एम्पावरमेंट होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जो ये चूंकि यू लिखा है ना, यू यू मतलब क्या होता है, अर्बन, क्या है, अर्बन स्कीम है कि वहां पर लोगों को, गरीबों को, शहरी गरीबों को, इसका बस एक एनालिसिस आप समझिए, इसका टारगेट क्या है, जो शहरी गरीब हैं, जो शहरी गरीब हैं उनको पक्का मकान मिलेगा, ठीक है, पक्का मकान मिलेगा। और वो भी पक्का मकान जो मिलेगा उसका पूरा पैसा सरकार नहीं देगी, ठीक है, पूरा पैसा सरकार नहीं देने वाली है। सरकार 1 लाख रुपए देने वाली है और अलग से आपको लगाना पड़ेगा। तो गरीबों के पास इतना पैसा अगर होता तो वो गरीब ही क्यों होते। आगे देखिएगा, what is PMAY scheme, what is the PMAY scheme, while the PMAY is a centrally sponsored, ये centrally sponsored scheme है, both the union and state government are supposed to financially contribute to it। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम इंक्लूडेड रिहेबिलिटेशन, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स, मतलब जो बस झुग्गी बस्तियों में, स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको घर दिया जाएगा, एक अच्छा घर दिया जाएगा, उनको पक्का मकान दिया जाएगा, विथ प्राइवेट डेवलपर, मतलब प्राइवेट डेवलपर, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इसको डेवलप करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेशन, प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द वीकर सेक्शन, मतलब जो समाज के वीकर सेक्शन है उनको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के द्वारा, CLSS बोलते हैं इसको, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के द्वारा उनको अफोर्डेबल हाउसिंग दी जाएगी, इन पार्टनरशिप विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक पार्टनरशिप की जाएगी, उसके थ्रू उनको हाउसिंग दिया जाएगा। एंड सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं BLC, ठीक है, क्या बोलते हैं, BLC। इसमें सब्सिडी दी जाती है, जो बेनिफिशियरीज, मतलब जिनको ये आवास योजना मिलने वाली है उनको सब्सिडी दी जाती है। द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड अंटिल December 24, मतलब ये दिसंबर 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया है। इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ ऑल सैंक्शनड हाउसेज विदाउट एंटरिंग द फंडिंग पैटर्न एंड इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी। अच्छा, अब इनके बेनिफिशियरीज कौन होंगे इसको समझ लीजिए। इनके बेनिफिशियरीज में होंगे, द मिशन एड्रेसेस अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज अमंग द EWS, LIG एंड MIG कैटेगरी। EWS आपको पता ही है, विद मैक्सिमम एनुअल फैमिली इनकम ऑफ 3 लाख, मतलब 3 लाख रुपए जिनका एनुअल इनकम है, ये हो गए आपके EWS वाले। LIG क्या होता है, लो लो इनकम ग्रुप विद मैक्सिमम एनुअल फैमिली इनकम ऑफ 6 लाख, ठीक है, 6 लाख। एंड मिडिल इनकम ग्रुप जो होता है, मिडिल इनकम ग्रुप, इसको हम विद मैक्सिमम एनुअल फैमिली इनकम ऑफ 18 lakh। A beneficiary family will comprise husband, wife
मतलब जो बेनिफिशियरी फैमिली है उसमें कौन कौन आएगा, हस्बैंड आएंगे, वाइफ आएगी, अनमैरिड सन आएंगे एंड अनमैरिड डॉटर्स। अब ये नहीं कि अगर डॉटर की शादी हो गई तो वो भी आएगी, नहीं, वो वहां से निकल जाएगी। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम क्या होती है, द CLSS एड्स बेनिफिशियरी फ्रॉम EWS LIG मिडिल इनकम ग्रुप फर्स्ट एंड MIG सेकेंड सीकिंग हाउसिंग लोन्स, मतलब इनको हाउसिंग लोन्स दिलाया जाएगा फॉर बाइंग, कंस्ट्रक्टिंग और इनहेंसिंग होम्स। मतलब क्या क्या करने के लिए इनको हाउस लोन मिल सकता है, एक तो खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, ठीक है, दूसरा घर को बनवाने के लिए, तीसरा इनहेंसिंग होम्स, मतलब जो घर पुराना है अगर उसको और अच्छा करवाना हो उसके लिए। दीज इंडिविजुअल कैन अवेल इंटरेस्ट सब्सिडीज। देखिए 6.5% लोन अमाउंट पर इनको मिलेगा, 6 लाख रुपए तक का जो अगर ये लोन लेंगे तो उसपे 6.5% इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा 9 लाख के लोन तक इनको 4% इंटरेस्ट, और 12 लाख के लोन पे 3% लोन अमाउंट, ठीक है। ये पूरा मामला है। अब आपको समझना है इश्यूज विथ PMAYU, मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में है उसमें समस्या क्या है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है, द आर्किटेक्चर ऑफ PMAY डज नॉट एड्रेस द लैंड प्लेस एंड द पुअर्स, मतलब जो गरीब लोग हैं जिनके पास बिल्कुल कम इनकम है और जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए यह योजना कोई काम नहीं कर रही है, इनके लिए कोई एड्रेसिंग नहीं है, इसलिए ये इसकी एक कमी हो गई। दूसरी, इट इज वर्थ नोटिंग दैट द सेंटर्स कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अंडर दिस स्कीम इज जस्ट अबाउट 25%। मतलब पूरे ओवरऑल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट में जो केंद्र सरकार है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 25% या 2.03 लाख करोड़, मतलब 2.03 लाख करोड़, इतना ही कंट्रीब्यूशन है। द बल्क ऑफ द मनी इज सेल्ड आउट बाय द बेनिफिशियरी हाउस होल्ड, और जो और एक्स्ट्रा जो सारे अमाउंट आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बेनिफिशियरी हाउस होल्ड देमसेल्फ, उनको अपने मन से ही और पैसा लगाना पड़ेगा, दैट इज 60%। मतलब लगभग 60% पैसा तो हाउस होल्ड ही लगाएंगे, जिनको घर बनवाना है, जिनको घर इंप्रूव करवाना है या जिनको घर खरीदना है, 60% पैसा तो वही लगा रहे हैं, जिसको आप पैसे से देखेंगे तो हो जाएगा 4.95 लाख करोड़। द स्लम ड्वेलिंग फैमिलीज दैट आर टू बी रिहेबिलिटेटेड अंडर ISSR में जस्ट अबाउट 2.5% ऑफ द टोटल बेनिफिशियरीज, मतलब जितने लोग इसके लाभार्थी इस पूरे योजना के, उसका केवल 2.5% जो है वही कौन है, स्लम वाले हैं, जो स्लम एरिया में रहने वाले हैं, वही 2.5% इसके, बाकी और सारे हाउस होल्ड्स हो गए, ठीक है। स्लम ISSR का मतलब क्या हुआ, देखिए स्लम ड्वेलिंग फैमिलीज दैट आर टू बी रिहेबिलिटेटिंग अंडर ISSR मेकअप जस्ट अबाउट 2.5% of the total beneficiaries. According to a study by the ICRIER, urban housing shortage increased by 54%। मतलब ICRIER एक संस्था है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। उसने क्या कहा है कि जो हाउसिंग शॉर्टेज, मतलब घर की जो कमी है, हाउसिंग शॉर्टेज है, वो कितना बढ़ गया है, 54% बढ़ गया है, फ्रॉम 1.88 करोड़ इन 2012 टू 2.9 करोड़ इन 2018। मतलब यह जो आवश्यकता थी घर की वो कितनी थी, 1.88 करोड़ थी 2012 में, और जो बढ़कर अब कितनी हो गई है, 2.9 करोड़ इन 2018, ठीक है। ये पूरा मामला है। हाउ इज इंडिया प्लानिंग टू बूस्ट EV प्रोडक्शन, भारत के बारे में एक बोला गया कि भारत जो है वो EV प्रोडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं उनका उनका प्रोडक्शन किस प्रकार से प्लान कर रहा है, उसके बारे में आर्टिकल दिया गया है। द यूनियन गवर्नमेंट ऑन March 15 approved a policy to promote India as a manufacturing hub for electric vehicles। 15 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पॉलिसी को अप्रूव किया है जिसमें क्या होगा, इंडिया क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा यहाँ पर और प्रमोट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ठीक है। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैप हैज बीन सेट एट 4150 करोड़, मतलब इस पर जो इन्वेस्टमेंट मिनिमम जितना कैपिटल लगा रहा है सरकार, उस मिनिमम कैपिटल का जो रेंज है वो है 4150 करोड़ रुपए, ठीक है। टाटा मोटर्स, भारत की एक बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स,
उस एक रियूटर, एक न्यूज कंपनी है, न्यूज एजेंसी, उसके द्वारा ये पता चला कि दिसंबर 2023 में उसने इस पूरे पॉलिसी को, इस पूरे पॉलिसी को क्या किया है, अपोज किया है। क्यों? टेस्ला प्रपोजल, टेस्ला ने ऐसा प्रपोजल रखा था कि हम आपके यहाँ आकर गाड़ियां बनाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसको क्या कर दिया, टाटा ने अपोज कर दिया। आर्ग्यूड दैट लोअरिंग ड्यूटीज वुड हिट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। टाटा मोटर्स का कहना है कि अगर हम जो बाहर से गाड़ी, विदेश से जो गाड़ियां आएंगी, अगर उस पर हम ड्यूटी कम कर देंगे, ड्यूटी मतलब क्या होता है, टैक्स, जो अंदर किसी देश में एंट्री करने के लिए जो टैक्स लगता है व्यापार करते हुए, अगर उसको भारत क्या कर देगा, कम कर देगा, तो जो हमारी खुद की इंडस्ट्रीज है, जो हमारी होम इंडस्ट्रीज है, जैसे कि टाटा हुआ या और सारी कंपनियां हुई, महिंद्रा हुई, ठीक है, इन सारी कंपनियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये बोल रहा है टाटा मोटर्स। आईवी राव, आईवी राव एक शख्सियत, डिस्टिंग्विश्ड फेलो एट द टेरी इंस्टीट्यूट के एक फेलो हैं, उन्होंने कहा कि ग्लोबल प्लेयर्स सेटिंग अप शॉप इन इंडिया मस्ट कंसीडर लोकल सर्कमस्टेंसेज। जितने भी ग्लोबल कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शॉप भारत में खोलने वाले, भारत में आने वाले हैं, उनको भारत की जो स्थानीय स्थितियां हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि लाइक द इन्वायरमेंट, रोड कैसा है, ड्राइविंग बिहेवियर, यहाँ के लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं, एंड यूजेस कंडीशन। जैसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बन तो जाएगी, परंतु उसकी चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी ध्यान लगाना पड़ेगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही नहीं होगा तो आप कितनी भी गाड़ियां बना लेंगे, वो सही से यूज नहीं हो पाएंगे। अब ठीक है, अब ये जो नीति है, ये जो पॉलिसी है, ये क्या तय करती है उसके बारे में समझिएगा। What does the policy stipulate? The policy broadly clears the path for global EV makers like Tesla and Chinese EV maker BYD to foray into the Indian market. ये जो पॉलिसी है एग्जैक्टली क्लियर करती है कि भारत में जो विदेशी कुछ कंपनियां, बड़ी ग्लोबल कंपनियां जैसे कि टेस्ला और चाइनीज BYD, वो भारत में आकर के अपना मार्केट बना सकती हैं और यहाँ पर जो है अपनी गाड़ियां बनाकर बेच सकती हैं। The central goal of this policy is to enable transitioning to localized production in a commercially viable manner. महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हम क्या करेंगे, हम विदेश से गाड़ी मंगाएंगे, विदेश से कंपनियां आएंगी, वो भारत में आकर क्या करेंगी, मैन्युफैक्चर करेंगे गाड़ियां, मैन्युफैक्चर करेंगे और धीरे धीरे हम उन्हीं से क्या कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सीख लेंगे। बस मेन मुद्दा यही है, हम उनसे क्या कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सीख लेंगे। जैसे कि इसमें एक रूल ये भी है कि जो कंपनी भारत में आएगी वो 3 साल तक का उसका वो रहेगा, प्राइमरी जो है कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसमें 25% लोकलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ द रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर हमको, हमारा सबसे मेन टारगेट क्या है, रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। हम इम्पोर्ट ड्यूटी जो है उसको कम कर देंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट एज अ कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, मतलब पूरी तरीके से गाड़ी बनकर आएगी विथ अ मिनिमम कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट, मतलब पूरी तरीके से बन के तैयार होकर हमारे यहाँ आएगी और हम उस पर क्या करेंगे, जो ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, उसको कम कर देंगे। मैक्सिमम ऑफ 40,000 ईवीज कैन बी इम्पोर्टेड। इस स्कीम के तहत 40,000 ज्यादा से ज्यादा ईवी गाड़ियां जो है वो इंपोर्ट की जा सकती हैं अंडर द स्कीम एट नॉट मोर देन 8,000 यूनिट, मतलब एक साल में 8,000 यूनिट से ज्यादा नहीं। प्रोवाइडेड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट मेड 800 मिलियन डॉलर। ठीक है, 800 मिलियन डॉलर जो है, ये पूरा इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्कीम इज लोकलाइजेशन टारगेट। लोकलाइजेशन मैंने अभी बताया है कि जो इसके पार्ट होंगे, गाड़ियों के जो पार्ट होते हैं, उसमें जो पार्ट होते हैं, जब भारत स्थानीय कंपनियां खुद उन पार्ट्स को बनाने लगती हैं धीरे धीरे करके, उसी को हम बोलते हैं लोकलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, लोकलाइजेशन। और 25% लोकलाइजेशन कब तक हो जाएगा, 3 सालों में। और ये देखा जाएगा, अगर भारत सरकार ये देखेगी 3 सालों में 25% लोकलाइजेशन नहीं हुआ, तो इनके साथ जो हमारा स्कीम है, हमारे साथ इनके साथ जो हमारा करार हुआ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट डोमेस्टिक प्लेयर। अब ये पूरा मामला तो चल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत देश में हम लोग क्या कर रहे हैं, विदेशी प्लेयर्स को
क्या कर रहे हैं, विदेशी प्लेयर्स को बुला रहे हैं। ये ईवी के लिए टेस्ला आ रही है, टेस्ला आ रही है, ठीक है, एच BYD आ रही है। तो अब बताइए, सबसे बड़ा सवाल है कि जो भारत में खुद गाड़ियां बनाने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे। तो टाटा मोटर्स has reported Reuters in December 23 had opposed Tesla proposal. It argued that यही बोलेंगे कि जो ड्यूटी है अगर उसको हम लोअर कर देंगे उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे ही असर पड़ेगा जैसे जब 1991 में भारत ने LPG अपनाया था, उसके बाद बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनियां जो हैं भारत में वो बर्बाद हो गई थी, खत्म हो गई थी, ठीक है। चलिए अब इन्फ्लेशन के बारे में कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन बोल रहा है, इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब बहुत जनरल लैंग्वेज में समझ लीजिएगा। इन्फ्लेशन मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। इसका मतलब है जो दाम होता है ना, दाम में अचानक वृद्धि जब होती है, अचानक वृद्धि होती है एक पर्टिकुलर टाइम में, तब उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। अब ये बोल रहा है इन्फ्लेशन वल्नरेबल टू राइजिंग हीट, ठीक है। Extreme weather events could pose a risk to inflation. Reserve Bank of India's official caution in the April edition of the RBI's bulletin released on Tuesday. मतलब ये बोल रहा है कि आरबीआई का जो बुलेटिन रिलीज किया गया ट्यूसडे को, उसमें कहा गया है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट, मतलब जिस तरीके से इस समय क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो उत्पन्न हो रही है, मतलब रेन, कब बारिश हो जाएगी, कब सूखा पड़ जाएगा, हीट वेव आ रही है, ये सारी जो समस्याएं आ रही हैं, इनसे खास करके सूखा, खास करके अगर सूखे को ध्यान में रखा जाए, जैसे अब आने वाले समय में अगर भारत में सूखा पड़ जाए, बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाए, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर क्या असर पड़ेगा, वो प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा सही से। जब प्रोडक्शन नहीं होगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, तो उससे क्या होगा, सामान में वो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट जब कम जाएंगे और उनका क्या होगा, उनकी आपूर्ति कम होगी, उन सामानों की आपूर्ति क्या होगी, कम होगी, और सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई कम होगी, और उसको क्या बोलते हैं, मांग, मांग बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन आएगा। सीधी सी बात है कि अगर मांग मांग बढ़ जाए और आपूर्ति, मांग बढ़ जाए और आपूर्ति कम हो जाए, तो इन्फ्लेशन तो आना ही है, इन्फ्लेशन तो आएगा ही। वही चीज आरबीआई बोल रहा है कि जो एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो इन्फ्लेशन को क्या कर सकते हैं, वल्नरेबल बना सकते हैं, उसको और बढ़ा सकते हैं। द ऑफिशियल्स फ्लैग द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेड अलर्ट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग in its latest State of the Global Climate 2023, mentioning a high probability that 2024 would be breach the 2023 threshold as the hottest year. इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो अभी तक तो हमको लग रहा है कि 2023 जो है, 2023 अब तक का सबसे गर्म ईयर होगा, 2023 जो है सबसे गर्म माना गया, लेकिन जो ही 2024 में गर्मी आएगी वो 2023 के रिकॉर्ड को क्या कर देगी, तोड़ देगी, रिकॉर्ड को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। यही बोल रहा है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यही बोल रहा है। डेटा फ्रॉम द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिफ्लेक्ट वरिंग एस्केलेशन इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मतलब सूखा पड़ सकता है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ सकती है, जिससे क्या होगा, जिससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, यही बताया जा रहा है इस पूरे। क्लाइमेट रिस्क क्या है, आरबीआई ऑफिशियल ट्रैक रिस्क टू इन्फ्लेमेशन क्लाइमेट चेंजेस, साइट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेड अलर्ट, ऑफिशियल साइट WMS यूज ऑफ IMD डेटा एंड इट्स कॉल फॉर ए कलेक्टिव रिस्पॉन्स। इसमें जरूरत क्या है, हमको कलेक्टिव रिस्पॉन्स की जरूरत है। पॉइंट टू द ऑनसेट ऑफ ला नीना वेनिंग ऑफ एल नीनो एज प्रोवाइडिंग होप ऑन रेन। जैसे होता क्या है, जब जब एल नीनो आता है, एल नीनो आता है तो दिक्कत बढ़ जाती है सूखे की, ठीक है, एल नीनो आता है सूखे की दिक्कत बढ़ती है, और ला नीना आता है जब, तब लगता है कि हाँ कुछ रेनिंग हो सकती है, ठीक है। तो लानीना से ही हम लोग होप करते हैं कि अगर वो आएगा तो उससे क्या होगा, अगर बारिश अच्छी होगी, क्योंकि भारत एग्रीकल्चरल कंट्री है और भारत में अगर बारिश अच्छी होगी तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगा, सॉरी, और एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगा तो हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, ये पूरा मामला है।
NABARD unveiled the strategy to mobilize green financing. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ अर्थ डे, मतलब पृथ्वी दिवस के मौके पर इसने अपना एक प्रोग्राम अनवील किया जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2023 डॉक्यूमेंट एमिंग टू एड्रेस इंडियाज नीड फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग। भारत की जो ग्रीन फाइनेंस की जरूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट स्ट्रेटजी 23 इसने जो है अनवील किया। नाबार्ड सेड सिंस इंडिया रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन डॉलर, मतलब अगर भारत को ग्रोथ करना है तो भारत को 170 बिलियन डॉलर की जरूरत हर साल पड़ेगी टू रीच मोर देन 2.5 ट्रिलियन ऑफ 23, मतलब 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी 2030 तक बनने के लिए हमको हर साल 170 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी। द करेंट ग्रीन फाइनेंस इनफ्लोज आर वोफुली इनसफिशियंट। इस समय जो ग्रीन फाइनेंस हो रहा है वो बहुत ही असंतुष्टिकारक है, उससे संतुष्टि नहीं मिल रही है। नाबार्ड क्लाइमेट स्ट्रेटजी 23 इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 4 की पिलर्स, मतलब जो नाबार्ड की जो ये 2030 की रणनीति है उसके 4 पिलर्स हैं। पहला है एक्सेलरेटिंग ग्रीन लैंडिंग, ठीक है, अक्रॉस सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स में ग्रीन लैंडिंग मतलब ग्रीन जो पर्यावरण को सुधारने वाले काम होते हैं उनके लिए पैसा एकत्रित करना, ठीक है, इसको बोलेंगे ग्रीन लैंडिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, प्लेइंग ए ब्रॉडर मार्केट मेकिंग रोल, ठीक है, ब्रॉडर मार्केट मतलब बड़ा मार्केट बनाने की तैयारी, ब्रॉडर मार्केट मेकिंग। तीसरा इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, जो ग्रीन ग्रीन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसका मतलब है कि पर्यावरण को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करने वाले वो सारे काम किए जाएंगे। एंड स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन, हम जो रिसोर्स है ना उसका सही ढंग से मोबिलाइजेशन करेंगे, इसकी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये 4 पिलर्स हैं ग्रीन सॉरी क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 का, ठीक है। अब थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में समझ लीजिए। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NABARD is a development bank focusing primarily on the rural sector of the country. It is the best, it is the apex banking institution to provide finance for agriculture and rural development। मतलब कि ये भारत की सबसे बड़ी संस्था है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। द कंट्रीज फाइनेंशियल कैपिटल, इसको हम भारत की क्या उसको बोलते हैं, वित्तीय राजधानी बोलते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये रिस्पॉन्सिबल है स्मॉल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट करने के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री एंड एनी अदर सच विलेज और रूरल प्रोजेक्ट। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established in 1982, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी अंडर पार्लियामेंट्री एक्ट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंस सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए ये रीफाइनेंस सपोर्ट प्रदान करती है। इट प्रिपेयर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स टू गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री इन अचीविंग दिस टारगेट। जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान बनाती है। इट सुपर बैंक को सुपरवाइज करती है एंड रीजनल रूरल बैंक आरआरबी को भी सुपरवाइज करती है एंड हेल्पिंग देम टू डेवलप practices and इंटीग्रेट देम टू द सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म के लिए उनको इंटीग्रेट कर दी सारे बैंक्स को। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है नाबार्ड का, ठीक है। नाबार्ड का ये सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों से जुड़ने के लिए। ऐसे ही नए नए आर्टिकल के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच।